नमस्कार। कृष्णा कैरियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए, और इस प्रिपरेशन में हम लोग साइंस की स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और इससे कम आपके 1-2 प्रश्न ज़रूर आएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इससे आप जो है और भी चीज़ों को समझने में जो है आपको आसानी होगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं परमाणु के बारे में। देखिए, परमाणु को अंग्रेजी में कहते हैं एटम कहते हैं। परमाणु को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। एटम का यूज जो है, एटम वर्ड जो लिया गया था, एटम वर्ड लिया गया था एटमियो से। इसका वर्ड जो है लैटिन भाषा के वर्ड एटमियो से लिया गया था, और एटमियो का मतलब होता है अविभाज्य, यानी कि जिसको विभाजित ना किया जा सके। तो एटम वर्ड का मतलब है कि अविभाज्य। उस टाइम तक जब डाल्टन ने, और इसका यूज किया था जॉन डाल्टन ने। किसने किया था? एटम वर्ड का जो यूज किया था वो किया था जॉन डाल्टन ने। ओके, इसका यूज किया था जॉन डाल्टन ने। इसका यूज किया जॉन डाल्टन ने। और जॉन डाल्टन ने जब अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था, तो उस समय एटम ही पदार्थ का मूल कण माना जाता था। इससे और छोटे कण नहीं प्राप्त किए गए थे। तो एटम एटमियो से मिला है, जिसका मतलब होता है अविभाज्य। और एटम शब्द का यूज सबसे पहले जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु मॉडल में किया था। एटम का जो इसकी डिफिनीसन है, इसकी डिफिनीसन ये है कि एटम या परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में तो नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। तो इसको हम सिंपल में कह सकते हैं, तो स्वतंत्र नहीं रह सकता। ये स्वतंत्र नहीं रह सकता। अगर एटम स्वतंत्र रह सकता है, नहीं रह सकता। एटम स्वतंत्र नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। ओके, एटम स्वतंत्र नहीं रह सकता, लेकिन रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। अब एटम जो होते हैं, यानी परमाणु जुड़ते हैं। परमाणु जुड़कर क्या बनाते हैं? ये परमाणु जुड़ करके अणु बनाते हैं। परमाणु जुड़ करके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। ओके, यानी मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब एटम जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल जो है वो स्वतंत्र रह सकता है। देखिए, पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कि अणु कहते हैं। ओके, अब जब हम एटम को देखते हैं कि ये एटम जो सबसे सूक्ष्म माना गया था, एटम को जो बाद में देखा गया कि इसके अग्नि और भी छोटे पार्टिकल्स हैं, तो एटम के जो छोटे पार्टिकल्स निकले, यानी परमाणु के जो छोटे पार्टिकल्स हुए, ये पार्टिकल्स हुए आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो इसके 3 पार्टिकल हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो 3 पार्टिकल से मिलकर आपका एटम बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ये दोनों पार्टिकल से जो होते हैं, ये एटम के केंद्र में यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं कि ये नाभिक के कण हैं, नाभिक में उपस्थित होते हैं। और ये बाहर कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो है 9.1 × 10⁻³ kg। ओके, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? 9.1 × 10⁻31 kg। आवेश इस पर कितना है? इलेक्ट्रॉन पर आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻19 कूलाम का क्या है? इस पर ऋण आवेश है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है 1.6 × 10⁻19 कूलाम का ऋण आवेश है। और इसकी खोज आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने।
और इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो -1 E0 या इसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटॉन के बारे में देखें तो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है 1.67 गुणे 10⁻⁻27 kg। इस पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, यानी जितना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है प्रोटॉन पर उतना ही धन आवेश होता है। और इसकी खोज के लिए कहा जाता है कि इसकी खोज गोल्डस्टीन ने की, लेकिन जो है इसका नामकरण जो है रदरफोर्ड ने किया। ठीक, तो गोल्डस्टीन इसकी खोज करता है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है रदरफोर्ड के बारे में भी दिया रहता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर ही होता है। इतना जितना न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है उतना प्रोटॉन का द्रव्यमान है। और ये उदासीन होता है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होता है, इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। ओके, यानी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। और इसकी खोजकर्ता जो हैं वो हैं चैडविक। वो कौन है इसकी खोजकर्ता? इसकी खोजकर्ता हैं चैडविक। ओके, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है और ये इस पर कोई आवेश नहीं है, यानी उदासीन है। अब हम जब एटम के बारे में बात करते हैं तो एटम के सेंटर में जो पार्ट होता है जो पॉजिटिव रहता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ऑर्बिटल में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और ये परमाणु हमारा क्या होता है? उदासीन होता है। परमाणु भी क्या होता है? उदासीन होता है, यानी परमाणु पर भी किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता सामान्य अवस्था में। ठीक, अब परमाणु उदासीन रहता है तो इसका मतलब इस पर जो धनावेश रहता है वो धनावेश ऋणावेश के बराबर हो जाता है। धनावेश ऋणावेश के बराबर हो जाता है, यानी कि प्रोटॉन जितना होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। तो किसी तत्व के अगर हमको तत्व को रिप्रेजेंट करना हो तो किसी तत्व को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे मान लेते हैं हम सोडियम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो सोडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं 11 यानी Na23। तो ये जो होता है उसका परमाणु क्रमांक होता है, यानी परमाणु क्रमांक बताता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने प्रोटॉन हैं। ठीक, परमाणु क्रमांक से हमको क्या जानकारी पता लग जाती है कि उसमें कितने प्रोटॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हैं। परमाणु भार से हमको ये पता लग जाता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुल मिला के कितने हैं। और अगर हम परमाणु क्रमांक में से इसको घटा दें 23 - 11 कर दें, यानी जो उसका परमाणु क्रमांक है, तो जो बाकी संख्या आती है वो संख्या होती है न्यूट्रॉन की होती है। तो इस तरीके से हम परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि के बारे में जानकारी ले सकते हैं। परमाणु उदासीन होता है। देखिए, जो मेन पॉइंट है जो हमको नोटिस करना है, परमाणु उदासीन है। ठीक, परमाणु में धनावेश और ऋणावेश बराबर होता है, यानी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है बराबर रहते हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है वो प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में बताता है। जो द्रव्यमान संख्या होती है वो बताती है, ये रिप्रेजेंट करती है द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार के बारे में। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार इसके बारे में बताती है। तो इससे हमको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर हम द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं तो हमको न्यूट्रॉन के बारे में पता लग जाती है। आप यहाँ पे देखिए, परमाणु जुड़ करके क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। परमाणु जो है इसका इसको अंग्रेजी में जो है एटम कहा जाता है। एटम वर्ड जो है एटमियो से बना है, जिसका मतलब है अविभाज्य, और एटम वर्ड का यूज किया था जॉन डाल्टन ने। एटम जो है वो रासायनिक क्रिया में भाग तो ले सकता है लेकिन स्वतंत्र नहीं रह सकता, यानी अकेले नहीं रहेगा। एटम जब रहेगा तो वो जुड़ जाएगा और बनाएगा अणु। आगे देखते हैं।
अब आप देखेंगे कि जो तत्व होते हैं, तत्व में कुछ चीज़ें जो कॉमन एग्जाम में आ जाता है, इससे रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ पूछी जाती है वो समस्थानिक से पूछी जाती है। समस्थानिक को हम कहते हैं आइसोटोप्स। समस्थानिक को क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। आइसो दो वर्ड से बना है, आइसो प्लस टॉप्स। आइसो का मतलब होता है स्थान, आइसो का मतलब होता है समान, और टॉप्स का मतलब होता है स्थान, यानी जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान हो उन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। जिनका आवर्त सारणी में स्थान समान होता है उनको हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। आइसोटोप में क्या समान रहता है? परमाणु क्रमांक समान रहता है। आइसोटोप में क्या समान रहता है? परमाणु क्रमांक समान होता है। और क्या भिन्न रहता है? परमाणु भार भिन्न भिन्न रहता है। परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है इसमें। परमाणु भार क्या होता है? भिन्न भिन्न। परमाणु क्रमांक समान रहता है और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। तो कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। 1H1, 1H2 और 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरे का नाम है ट्राइटियम। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके तीनों समस्थानिक के 3 नाम हैं। ओके, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ड्यूटेरियम और प्रोटियम। प्रोटियम इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1P1, 1D2 और 1T3 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके भी साइड देखिए, ऑक्सीजन के 8O16 और 8O17, ये ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं। 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37, ये क्लोरीन के समस्थानिक हैं। ओके, तो इस तरीके से लगभग जो है कार्बन के बारे में भी देख लेते हैं। C6 कार्बन 12, C6 कार्बन 13, C6 कार्बन 14। तो यानी लगभग ऐसे लगभग सारे तत्वों के ही समस्थानिक ज्ञात हैं। तो समस्थानिक में आप देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक देखिए बराबर है, परमाणु क्रमांक बराबर है और परमाणु भार क्या हो रहा है? भिन्न भिन्न हो रहा है। ठीक, इनको आइसोटोप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है? समान होता है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं, समस्थानिक के बाद आता है समभारी यानी आइसोबेयर। ठीक, समभारी का मतलब जिनके परमाणु भार समान हो, उसी का उल्टा एकदम, परमाणु भार क्या हो? परमाणु भार समान और परमाणु क्रमांक क्या हो? भिन्न भिन्न। परमाणु क्रमांक जो है वो क्या हो? भिन्न भिन्न हो, उसे आप क्या कहेंगे? समभारी कहेंगे। ओके, अब एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए, आर्गन 1840, पोटेशियम 1940 और कैल्शियम 2040। ठीक, देखिए सब के परमाणु भार क्या हैं? 40-40 यानी बराबर हैं, जबकि परमाणु क्रमांक 18, 19, 20 अलग हैं। तो जब परमाणु भार समान हो और परमाणु क्रमांक भिन्न हो तो उन्हें हम कहते हैं समभारी। और एग्जाम्पल लेते हैं, 7N14 और 6C14, ये दोनों एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए परमाणु भार क्या है? समान है, जबकि परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इनको हम क्या कहते हैं? समभारी कहते हैं। अब जो समस्थानिक होते हैं इनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, और जो समभारी होते हैं उनके भौतिक गुण समान होते हैं और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। आपको मालूम है कि जो भौतिक गुण होते हैं वो परमाणु भार पर निर्भर करते हैं और जो रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। अब आ जाते हैं सम न्यूट्रॉनिक देख लेते हैं। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो 7En14, अगर हम 14 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 7 घटे बनेगा। और 6C13, 13 में से 6 गए कितना बचेगा? 7 बचेगा। दोनों में देखिए न्यूट्रॉन समान आ रहे हैं, 14 में से 7 गए 7 और 13 में से 6 गए
साथ, यानी जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है तो उसे क्या बोलते हैं, समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो हम लोगों ने सीखा समभारी क्या है, समस्थानिक क्या है, समभारी क्या है और समन्यूट्रॉनिक क्या है, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। इस तरीके से हम अपनी तैयारी को धीरे धीरे मजबूत करते रहेंगे और एएलपी के एग्ज़ाम तक एक बेहतर तरीके की तैयारी बना करके पहली बार परीक्षा में जो हम प्री लेवल की जो परीक्षा हमारा CBT1 उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उसे ज़रूर ही क्रैक करेंगे। ये 100% जो मेरा वादा है। आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको भी शेयर करिए। जय हिंद।